नमस्कार, आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। आज हम बात करेंगे कक्षा 6 के लिए गणित के अध्याय 3 जिसका नाम है संख्याओं के साथ खेलना, उसके अंतर्गत आने वाली प्रश्नावली 3.7 की। मुझे उम्मीद है कि पिछली प्रश्नावलियों पर बने वीडियोस को आपने ज़रूर देख लिया होगा। प्रश्न क्रमांक 1 की बात सबसे पहले करेंगे हमेशा की तरह। प्रश्न क्रमांक 1 है, रेणु 75 किलोग्राम और 69 किलोग्राम भारों वाली 2 खाद की बोरियां खरीदती है। यानी रेणु नाम की लड़की है और उसने खाद की 2 बोरियां खरीदी है। एक का भार 75 किलोग्राम है और एक का भार 69 किलोग्राम है। ठीक है, इसके बाद में लिखा है, भार के उस बट्टे का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जो दोनों बोरियों के भारों को पूरा पूरा माप ले। आप जानते हैं कि भार मापने के लिए हमें बट्टे का प्रयोग करना पड़ता है ना। तो वो जो बट्टा है वो अधिकतम कितने किलो का होना चाहिए जिससे कि ये दोनों किलोग्राम की जो बोरियां हैं वो आसानी से माप उनकी कर ली जाए। मुझे उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। बट्टे के अलग अलग मान होते हैं ना, कोई 1 किलो का होता है, कोई आधा किलो का होता है, कोई 2 किलो का होता है, कोई 3 का, कोई 5 का, इस तरह से। तो हमें वह अधिकतम मान प्राप्त करना है, यानी वह बट्टे का वह अधिकतम मान निकालना है जिसकी सहायता से ये दोनों अलग अलग वजन की जो बोरियां हैं इनको बड़ी आसानी के साथ माप लिया जाए। ऐसा ना हो कि जो बट्टा हमने लिया है वो ये बोरियों का बोरियों को मापने में असमर्थ रहे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए हैं। अब हमें क्या करना है, देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप हमें प्रश्न को हल करने की आवश्यकता पड़ती है। इससे हमें पूरे अंक मिलते हैं और प्रश्न हम समझ गए हैं तो आधा तो यहीं पे हल हो गया। ठीक, अब देखिए क्या करना पड़ेगा। मुझे एक बात बताइए कि 75 और 69 के लिए अधिकतम मान अगर ज्ञात करना है तो अधिकतम का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट यानी महत्तम। तो हमें कुछ भी नहीं करना है, बस महत्तम समापवर्त ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे आप स्पष्ट रूप में लिखना शुरू करेंगे, हल ऐसे करेंगे आप इसको, बट्टे, इस तरह से लिखिएगा, बट्टे के अधिकतम मान के लिए कौन कौन सा भार दिया है, 75 किलोग्राम है ना, और 69, ठीक है, का क्या करेंगे, महत्तम समापवर्त्य ज्ञात करना होगा। तो अब बताइए, महत्तम समापवर्त तो हमने पिछली प्रश्नावलियों में बड़ी सरलता से ज्ञात किया था। क्या करना पड़ेगा, दोनों संख्याओं के पहले गुणनखंड लिख देंगे। तो पहले सबसे पहले लिखते हैं 75 के गुणनखंड। तो 75 के गुणनखंड क्या आएंगे बताइए मुझे। 15 पाँचे 75 होता है, तो 15 को 3 गुणा 5 लिख देंगे और फिर एक और बार गुणा कर देंगे 5 से, हो गया 75। इसके बाद में 69 के गुणनखंड लिखते हैं, गुणनखंड। बताइए 69 का गुणनखंड क्या होगा, यहाँ पे 69 का गुणनखंड होगा 3 गुणा 23, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, है ना सरल। अब देखिए महत्तम समापवर्त कैसे निकलेगा, क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा 75 और 69 का महत्तम समापवर्त क्या होगा, एक ही पेयर बन रहा है, 3 का एक ही जोड़ा बन रहा है, तो वो आ जाएगा 3। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पे एक आंसर स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। अतः इस तरह से लिखिएगा, भार के उस बट्टे का अधिकतम मान कितना है, 3 किलोग्राम है। इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। स्पष्ट है, चलिए ये हो जाएगा आपका उत्तर। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पे। बताइए क्या है दूसरा प्रश्न, पढ़ता हूं मैं, ध्यान से समझिएगा। 3 लड़के एक ही स्थान से एक साथ कदम उठाकर चलना प्रारंभ करते हैं। उनके कदमों की माप क्रमशः 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर है। इनमें से प्रत्येक कितनी न्यूनतम दूरी तय करे कि वह पूरे पूरे कदमों में तय हो जाए। अब देखिए 3 लोग हैं, 3 दोस्त हैं मान लीजिए, एक साथ चलना शुरू कर रहे हैं, एक साथ कदम उठाया उन्होंने, चलना शुरू कर दिया। ये भी बता दिया कि उनके कदमों की माप कितनी है, यानी पहला वाला लड़का जब एक कदम चलता है तो वो 63 सेंटीमीटर की दूरी तय करता है।
दूसरा लड़का जब 1 कदम चलता है तो वो 70 सेंटीमीटर की दूरी तय करता है, और तीसरा लड़का जब 1 कदम चलता है तो जो दूरी तय होती है उसके कदम के द्वारा वो 77 सेंटीमीटर है। यहाँ तक प्रश्न एकदम स्पष्ट है। अब अगला हिस्सा प्रश्न का हमसे पूछा जा रहा है कि इनमें से प्रत्येक, यानी तीनों की बात हो रही है, कितनी न्यूनतम दूरी तय करें, यानी कम से कम कितनी दूरी तय करें कि वह पूरे पूरे कदमों में तय हो जाए। यानी तीनों को पूरे पूरे कदम चलना पड़े, कोई भी कदम वो आधा ना चले, एक से ज़्यादा ना चले, और बराबर बाकायदा एक एक कदम चलते हुए इसी दूरी के साथ में पूरी दूरी तय कर ले। ध्यान रखिए कि हमें न्यूनतम दूरी निकालनी है। न्यूनतम के लिए क्या करना पड़ेगा? महत्तम के लिए तो महत्तम समापवर्त है, न्यूनतम के लिए क्या करना पड़ेगा? लघुत्तम लेना पड़ेगा, यानी लघुत्तम समापवर्त वर्त जो है वो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके सामने, क्या करना पड़ेगा? न्यूनतम दूरी प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? 63, 70 और, प्रश्न में यही लिखा है ना, 63, 70 और 77 का लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करना होगा। ठीक है, लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना होगा। ठीक, अब कैसे ज्ञात करेंगे आप? देखिए यहाँ पे मैं कर देता हूँ रफ में आपके लिए, ताकि सरलता से हो जाए। 1 मिनट, हाँ, ये लाइन खींच देता हूँ मैं, ताकि जो है आसानी से वो हो जाए। उसके बाद में इसमें क्या, लाइन खींचना थोड़ा ज़रूरी रहता है। ठीक है, तो संख्याएं लिख लूँ मैं, 63, 70 और 77। ठीक, तो सबसे पहले तो आप जानते हैं 63 में 7 का भाग जाता है, तो 7 से ही दे दो। 7 नमा 77, फिर 7 × 70 और 11 बार हो जाएगा, तो हो जाएगा 77। ठीक, अब काय में जाएगा? 9 से दे देते हैं। 9 एकम 9, 10 और 11, फिर 10 से चला जाएगा एक बार में, और फिर अंत में 11 से। यही होगा, है ना? तो लघुत्तम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें गुणा करना पड़ेगा इनका, 7, 9, 10 और 11 का, है ना? तो हमारा लघुत्तम आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम, क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे 63, 70 और 77 का लघुत्तम समापवर्त। कितना आया लघुत्तम समापवर्त? 7 × 9 × 10 × 11 बराबर कितना आ जाएगा? 7 × 9 63, 63 × 630, और 630 का गुणा 11 से करेंगे, तो 630 का गुणा 11 से करेंगे तो 630, 6 और 3 9, ये इस तरह से आ जाएगा। 6930 सेंटीमीटर में भी लिख देते हैं। तो ये हो गया लघुत्तम समापवर्त। तो अब उत्तर क्या लिखेंगे आप कि अतः प्रत्येक, क्या लिखेंगे आप? ये लिखेंगे ना, प्रत्येक 6930 सेंटीमीटर दूरी तय करे तो वह पूरी, एक मिनट, पूरे पूरे ऐसा लिख देते हैं, पूरे पूरे कदमों में हो जाएगी। इस तरह से स्पष्ट है। इसके बाद में अब हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। क्या है तीसरा प्रश्न? बताइए मुझे। तीसरा प्रश्न है कि किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 825 सेंटीमीटर, यानी उसकी लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई 675 सेंटीमीटर और ऊंचाई हो गई 450 सेंटीमीटर है। अब ऐसा सबसे लंबा फीता यानी टेप हमें बताना है जो कमरे की तीनों विमाओं यानी डायमेंशंस को पूरा माप ले। यानी एक टेप ऐसा लेके आना है जिससे कि नपाई हो जाए 825 सेंटीमीटर की भी, 675 सेंटीमीटर की भी और 450 सेंटीमीटर की। तो बताइए टेप की लंबाई कितनी होनी चाहिए? बहुत ही सरल है।
क्या करना है हमें, यहाँ पे टेप की लंबाई बतानी है कि कितना बड़ा टेप लगेगा, है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें महत्तम समापवर्त निकालना पड़ेगा ना, तभी तो पता चलेगा, क्योंकि कोई ना कोई तो वो गुणनखंड ही होगा ना। इन तीनों संख्याओं का कोई ना कोई गुणनखंड तो होगा जो ये बता देगा कि इन तीनों की लंबाई इतनी इतनी है, बिल्कुल एग्जैक्ट। तो उसके लिए हमें महत्तम समापवर्त ही निकालना पड़ेगा। तो देखिए अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सबसे लंबे फीते की माप। देखिए स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो पूरे अंक मिलेंगे और गणित सुंदर भी दिखता है। गणित सुंदर दिखना बहुत ज़रूरी है। 825 सेंटीमीटर, ठीक, 675 सेंटीमीटर, ठीक, और 450 सेंटीमीटर का महत्तम समापवर्त जो है वो हमें ज्ञात करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, तीनों संख्याओं के गुणनखंड लिख देते हैं। सबसे पहले लिखते हैं 825 के गुणनखंड, ठीक। 825 के गुणनखंड क्या होंगे, देखिए 3 गुणा 5 करेंगे 15, गुणा 5 करेंगे 75, गुणा 11 कर देंगे 825 आ जाएगा। इसी तरह 675 के अगर गुणनखंड निकालें तो 675 के गुणनखंड बताइए क्या आएंगे। 675 के गुणनखंड आएंगे 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3, 3 5 15, 15 5 75, और फिर उसका गुणा हम 9 में कर देंगे तो हमारा उत्तर जो है 675 आ जाएगा। इसके बाद में हमें जो है अगला निकालना है 450 के गुणनखंड, ठीक। तो 450 के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, 450 के लिए गुणनखंड आ जाएंगे 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, ये आ गए, ठीक है। तो अब जो महत्तम समापवर्त है वो क्या आएगा बताइए। महत्तम समापवर्त क्या हो जाएगा भाई, एक पेयर तो इसमें 3 का बन गया, ठीक, दूसरा पेयर 5 का बन गया, तीसरा पेयर जो है वो बन रहा है क्या, हाँ, फिर एक 5 का तीसरा पेयर यहाँ पे बन जाएगा। तो जब कौन कौन से पेयर बन गए, हमारी जोड़ी बन गई हमारी, एक 3, फिर एक गुणा 5 और फिर एक बार और गुणा 5, तो 5 दिया 15, 15 5 75, तो हो गया 75 सेंटीमीटर। तो उत्तर क्या लिखेंगे, अतः सबसे लंबे फीते की माप 75 सेंटीमीटर है। इस तरह से लिख देंगे आप, है ना, तो ये जो है सरलता से हो जाएगा और यही होगा हमारा क्या उत्तर। प्रश्न क्रमांक 3 हो गया। अब प्रश्न क्रमांक 4 पे चलते हैं। क्या है प्रश्न क्रमांक 4 बताइए। 6, 8 और 12 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत सरल है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है, लघुत्तम निकालना पड़ेगा, है ना। सबसे पहले भाई सबसे पहले तो लघुत्तम ही निकालेंगे ना, लघुत्तम से ही तो पता चलेगा। लेकिन ध्यान रखिए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बतानी है, ठीक है ना। देखिए इसको किस तरह से करेंगे, बहुत ही सरल है ये। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि हमें 6, 8 और 12 का क्या करना है, यहाँ पे लघुत्तम निकाल लेना है, लघुत्तम समापवर्ती। तो क्या आ जाएगा इनका लघुत्तम समापवर्ती अगर आप निकालेंगे 6, 8 और 12 का। अभी यहाँ निकाल के देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए 6, 8, 12, तो 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 छंग 12 हो गया। फिर 2, 3 एकम 3, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 हो गया। फिर 2, 3, 1, 3, फिर 3, 1, 1, 1, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, तो यहाँ पे लिख दीजिए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 बराबर हो जाएगा 24, ठीक। ये आ गया हमारा लघुत्तम समापवर्तक। अब प्रश्न में क्या बोला है, 6, 8 और 12 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अच्छा मुझे एक बात बताइए, वैसे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या,
क्या है वैसे? 100 है, ठीक है ना। अब मुझे एक बात बताइए, 100 को क्या करेंगे? देखिए 100 है और लघुत्तम क्या आ गया? 24 आ गया। तो सबसे पहले एक काम कर लेते हैं कि हम ना 100 को 24 से भाग दे देते हैं। 100 को, जो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या है, इसको भाग दे देते हैं लघुत्तम से यानी 24 से। क्यों कर रहे हैं ऐसा, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ही हम इसको 24 से भाग देंगे ना, तो हमें क्या प्राप्त होगा? 24 का पहाड़ा पढ़िए। अच्छा एक बार बताइए, 24 और 1 कितना होता है? 25 का पहाड़ा 4 बार पढ़ते हैं तो 100 आ जाता है ना। तो हमें वही 4 जो है घटाने पड़ जाएंगे, सीधी सी बात है। तो 24 चौक कितना हो जाएगा बताइए मुझे? 24 चौक हो जाएगा 96, और यहाँ पे फिर हमारे पास शेषफल बचेगा कितना? 4 बच गया हमारे पास शेषफल 4। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? अब हमें कुछ भी नहीं करना है। जो हमसे कहा गया है वो संख्या प्राप्त करने के लिए अभीष्ट संख्या प्राप्त करने के लिए, ठीक है, अभीष्ट संख्या प्राप्त करने के लिए हमें 100 को, किसको? 100 को 24 से भाग देना पड़ेगा, है ना। 100 को भाग देने पर क्या प्राप्त हुआ? शेषफल 4 प्राप्त हुआ। बिल्कुल सही बात है ये, है ना। तो अब इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना, 100 बराबर से क्या किया हमने? 24, एक मिनट, गुणा 4 धन 4। ठीक है कि भाई 24 जब भाग दिया तो 4 से भाग देंगे, फिर शेषफल कितना बचेगा? 4 बचेगा। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे सीधे सीधे 24 में देखिए अभीष्ट संख्या क्या होगी? अतः अभीष्ट संख्या बराबर हो जाएगी 100, जो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या है, उसमें आप जोड़ देंगे किसको? 24 को, लेकिन जो शेषफल बचा है 4 उसको घटा देंगे। अब देखिए 24 में से 4 गया, कितना बचेगा बताइए मुझे? 20, और 100 में 20 जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना? 120। तो ये हमारी संख्या है और यही हमारा उत्तर है। कुछ भी नहीं करना था, हमें 3 अंक की सबसे छोटी संख्या बतानी थी जिससे 6, 8 और 12 में पूरी तरह भाग चला, 6, 8 और 12 का पूरी तरह से भाग चला जाए, जो विभाज्य हो। तो हमने सबसे पहले लघुत्तम निकाला, फिर लघुत्तम से 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या में भाग दे दिया, जिससे कि हमें पता चला है कि उसमें शेषफल कितना बच रहा है, और उस शेषफल को फिर लघुत्तम से घटा के 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या में जोड़ दिया। बहुत सरल था ये। इसके बाद क्योंकि शेषफल को तो घटाना ही पड़ेगा ना, क्योंकि वो कुछ भी बचना नहीं चाहिए, पूरी तरह से विभाज्य होनी चाहिए संख्या। तो लघुत्तम से जब भाग देंगे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या को, तो जो शेष बचेगा उसको तो घटाना ही पड़ेगा लघुत्तम में से, और बचे हुए को 100 में जोड़ देना होगा। बहुत ही सरल था, है ना। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, वो है प्रश्न क्रमांक 5। क्या है प्रश्न क्रमांक 5? प्रश्न क्रमांक 5 यहाँ पे दिया हुआ है 8, 10 और 12 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा, इसके पहले छोटी था। जब छोटी पूछा था तो हमने क्या किया था? जब हमसे छोटी संख्या पूछा था तब हमने क्या किया था वो तो आपको पता चल गया ना। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अभी कर लेते हैं। तो देखिए 8, 10 और 12 कह रहा है ना, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको? सबसे पहले तो वही लिखना पड़ेगा कि 8, 10 और 12 का क्या? लघुत्तम समापवर्ती। भाई लघुत्तम तो निकालना पड़ेगा ना, तो क्यों? और लघुत्तम निकालना तो सबसे प्रारंभिक प्रक्रिया है, सबसे पहली मेथड तो यही, हमें यही करना है। तो देखिए 8, 10 और 12 का लघुत्तम निकाल लेते हैं। 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 5, 2 तिया 6, 2 1 5 3 3 1 5 1 और 5 1 1 1। तो लघुत्तम क्या आ जाएगा? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, यानी कितना आ गया? 120। ठीक है, 2 दूनी 4, दूनी 8 तिया 24 और 24 पंचे 120। ठीक, इसके बाद में अब 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है बताइए? 3 अंकों, एक मिनट, अंकों की सबसे बड़ी
संख्या। बताइए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 999। ठीक, अब क्या करना है हमें? अब हमें ये बताना है क्या करना पड़ेगा, वही करना पड़ेगा ना, भाग देना पड़ेगा 999 में। किसका? जो लघुत्तम आया। कितना आया? 120 आया, तो भाग दे देंगे। 8 बार पढ़ के देखते हैं, 960 आ जाएगा। ठीक है, घटा दीजिए, 9 3 39 बचा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? सिंपली 39 को इसमें से घटा देंगे, तो अभीष्ट संख्या क्या प्राप्त हो जाएगी हमें? अभीष्ट संख्या हमें मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी? 999 ऋण 39 बराबर 960। चूँकि बड़ी पूछा था इसलिए हमने सीधे सीधे यहाँ से यहाँ पे इसको घटा दिया। स्पष्ट है? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 6? प्रश्न क्रमांक 6 है 3 विभिन्न चौराहों की ट्रैफिक लाइट क्रमशः प्रत्येक 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड बाद बदलती है। यदि वे एक साथ प्रातः 7 बजे बदलें तो पुनः एक साथ कब बदलेगी? यानी हमें संभावना बतानी है, संभावना नहीं, एकदम सत्य बताना है। ठीक है, जो संभव है वही बताना है कि 7 बजे अगर वो एक साथ बदलेंगी तो फिर पुनः एक साथ कब बदलेगी। तो ऐसा बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 3 अलग अलग चौराहे हैं, वहाँ की ट्रैफिक लाइट कब कब बदलती है ये हमें बता दिया, 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड। ये वैसा ही प्रश्न है जो अभी हमने इसके पहले किया था, मेरे ख्याल से शायद चौथे नंबर का प्रश्न था वो, है ना। तो इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें भी हमें लघुत्तम समापवर्तक ही निकालना पड़ेगा सबसे पहले, है ना। लघुत्तम समापवर्त निकाल लेंगे तो कहानी हमारे लिए एकदम सरल हो जाएगी जवाब देना। ठीक है, तो अब देखिए क्या करना पड़ेगा। सेकंड में बताया हमें कि इतने सेकंड बाद बदलती है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि 48, 72 और 108 का लघुत्तम समापवर्त जो है वो कितना है? देखिए 48, 72 और 108, यही है। तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 24, ये 36 दूनी 72 और ये 54, फिर 12 दूनी 24, 18 दूनी 36 और 27। ठीक, फिर एक बार 2 लेके आइए, 6 12, 2 9 18 और 27 जैसा का वैसा। फिर एक बार 2 ले आइए, 3 6 9 27। अब 3 लाइए, 1 कम 3 3 9 27। फिर 3 लाइए, 1 1 3। फिर 3 लाइए, 1 1 1। तो 4 बार 2 और 3 बार 3 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। कितना आ जाएगा बताइए? इसका जवाब आप हल करेंगे तो आपको मिल जाएगा 432 सेकंड। ठीक है, सेकंड में ही आएगा नहीं है। अब क्या करना है हमें? हमें ये बताना है कि अर्थात 432 सेकंड बाद लाइट जो है वो पुनः एक साथ बदलेगी। ये आपका उत्तर हो गया। एक काम ये भी कर सकते हैं आप कि इसको आप घंटे मिनट और सेकंड में बता दें। तो 432 सेकंड को अगर आप कन्वर्ट करेंगे, है ना, तो सबसे पहले तो आप इसको अगर कन्वर्ट करना चाहें तो कैसे कन्वर्ट करेंगे आप? 432 सेकंड को अगर आपको कन्वर्ट करना है किस में? घंटे में, मिनट में और सेकंड में। ठीक है, तो इसके लिए आपको इसको सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा? 60 से भाग देना पड़ेगा। तो जब आप इसका 60 से भाग दे देंगे इसे, तो आपको प्राप्त हो जाएगा क्या? 7 घंटे, है ना, 7:07 और 12 सेकेंड। इस तरह से आपको समय प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आप करके देखिएगा तो आपको इस तरह से समय प्राप्त हो जाएगा, 7 मिनट 12 सेकेंड। इसके बाद में अब अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न जो है हमारा वो क्या है? प्रश्न क्रमांक 7 है।
क्या है प्रश्न क्रमांक 7? 3 टैंकरों में क्रमशः 403 लीटर, 434 लीटर और 465 लीटर जो है डीजल है, और उस बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए जो इन तीनों टैंकरों के डीजल को पूरा पूरा माप देगा। ठीक है, प्रश्न समझ लेते हैं। सबसे पहले 3 टैंकर हैं और तीनों टैंकर में आप अगर एक क्रम से देखेंगे तो एक में 403 लीटर, एक में 434 और तीसरे में 465 लीटर डीजल भरा हुआ है। ठीक है, अब हमें वो बर्तन की अधिकतम धारिता बतानी है जो इन तीनों टैंकरों के डीजल को पूरा पूरा क्या कर देगा? माप देगा। ये बिल्कुल वो रेणु वाले प्रश्न की तरह ही है। पहला ही प्रश्न था जिसमें हमने क्या किया था, ये बताया था कि कौन सा बाट जो है हमें चुनना होगा बट्टे को, जिससे कि पूरी बोरी में खाद जो है वो माप दी जाएगी। तो उसमें भी हमने क्या किया था, पहले महत्तम समापवर्त निकाला था। तो इसमें भी हमें कुछ नहीं करना है, क्या निकालना है? महत्तम समापवर्त ही निकालना है। तो क्या लिखेंगे आप? सीधे सीधे यहाँ पे सबसे पहले उत्तर में बर्तन की अधिकतम धारिता। क्या है बर्तन की अधिकतम धारिता? 403, 434 और 465। इसका महत्तम समापवर्त ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। 403 के गुणनखंड निकाल लेंगे सबसे पहले, हमेशा की तरह। तो 403 के गुणनखंड क्या होंगे? सबसे पहले आप यहाँ लिख दीजिए 13 गुणा 31। ये हो गया 403 के गुणनखंड, 13 गुणा 31। इसके बाद में 434, एक मिनट, 434 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 2 गुणा 7 गुणा 31। इसी तरह से 465 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 3 गुणा 5 गुणा 31 हो जाएगा। तो महत्तम समापवर्त क्या आएगा बताइए आप मुझे। महत्तम समापवर्त क्या आ जाएगा? तीनों में 31 कॉमन है तो 31 आ गया, उभयनिष्ठ जो है। ठीक है, तो अब आपको लिखना पड़ेगा कि अतः उस बर्तन की धारिता 31 लीटर होगी जो इन तीनों टैंकरों के डीजल को पूरा पूरा माप देगा। तो ये आपका इसका उत्तर हो जाएगा। स्पष्ट है? इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 8 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 8? वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6, 15 और 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष रहे। ठीक है, प्रत्येक दशा में क्या शेष रहना चाहिए? 5 शेष रहना चाहिए। बहुत ही सरल है, हमें कुछ भी नहीं करना है। हमें इन तीनों का सबसे पहले क्या निकाल लेना है? लघुत्तम। तो 6, 15 और 18 का लघुत्तम समापवर्त बराबर क्या होगा बताइए? 6, 15, 18, 2 दिया 6, 15, 2 नम 18, 3 एकम 3, 3 पाँच 15, 3 तिया 9, 3, 5, 1, 5, 1, 1, 1। ठीक है, तो क्या आया? 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। ये आ गया। मतलब कितना हो गया? 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 पंचे 90। ये आ गया लघुत्तम समापवर्त। अब क्या कहा गया है कि 5 शेष बचना चाहिए, तो हमें कुछ भी नहीं करना है। क्या कर देंगे हम? लिख देंगे अतः अभीष्ट संख्या क्या हो जाएगी? 90 जो है उसमें हम 5 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? 95। ये हमारा उत्तर हो गया। स्पष्ट है? इसके बाद में अब हम आते हैं प्रश्न क्रमांक 9 की तरफ।
क्या है प्रश्न क्रमांक 9 बताइए। 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 24 और 32 से विभाज्य है। वही करना है। सबसे पहले तो हमें लघुत्तम ही लेना होगा, तो क्या करेंगे, 18, 24 और 32 का लघुत्तम समापवर्त। तो क्या करें, इसके लिए निकाल लें लघुत्तम समापवर्त। कैसे निकालें, 18, 24 और 32। 2 9 18, 2 12 जा, 2 16 जा, 2 9 12 8 16, 2 9 3 6, 2 चुके 8, 2 9 3, 2 दूनी 4, 2 9 3, 2 एकम 2, 3 3 9, 1 1 3 1। तो क्या आ जाएगा, 5 बार 2 और 2 बार 3। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, लघुत्तम हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। तो कितना आ जाएगा, इनको आपस में गुणा कर देंगे आप तो 288। ठीक है, 288 आ गया। अब हमें बताना क्या था कि 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप मुझे बताइए कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, मुझे बताइए। 1000। अब हमें क्या करेंगे, अब हमें कुछ भी नहीं करना है। 1000 को, जो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, लघुत्तम से हमेशा की तरह भाग देना है 288 से। तो 288 से 3 से भाग देंगे, 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा कितना, 864। और ये जब घटाया जाएगा तो बचेगा 136। 136 बच गया। तो अब हमें क्या करना रहेगा, अब हमें बस वही जो सबसे पहले हमने किया था इस प्रकार के प्रश्न में। अतः अभीष्ट संख्या क्या हो जाएगी हमारी, जो हमारी सबसे छोटी संख्या है 4 अंकों की, उसमें हम जोड़ देंगे जो हमारा लघुत्तम आया 288 को, लेकिन इसमें से घटा देंगे जो हमारा शेषफल बचा यानी 136 को। तो हमारा उत्तर आ जाएगा 1152। ये हमारा अंतिम उत्तर होगा इसका। इसके बाद में अब हम बात करेंगे किसकी, प्रश्न क्रमांक 10 की। ठीक है, ये है प्रश्न क्रमांक 10। इसमें क्या कहा गया है, इसमें हमसे कहा गया है कि हमें निम्नलिखित संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है जिनमें एक संख्या सदैव 3 का गुणज है। जिनमें एक संख्या सदैव 3 का क्या है, गुणज है। और हमें ये भी बताया गया है कि प्राप्त लघुत्तम समापवर्त में से एक सामान्य गुण का अवलोकन करना है। और क्या लघुत्तम समापवर्त प्रत्येक स्थिति में दोनों संख्याओं का गुणनफल है, ये भी हमें बताना है। और क्या हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दो संख्याओं का लघुत्तम सदैव 3 का एक गुणज है। ठीक है, सारी चीज़ें करने के लिए अंततः हमें सबसे पहले लेना तो लघुत्तम ही पड़ेगा, तो लघुत्तम ले लेंगे। देखिए, सबसे पहले ए वाली संख्या क्या है, ए में लिखा है 9 और 4, ये लिखा है ना। ठीक है, अब देखिए 9 और 4 का लघुत्तम समापवर्त। बताइए 9 और 4 का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि 4 के पहाड़े में 9 नहीं आता है ना। दोनों ही एक दूसरे के, एक भी गुणनखंड नहीं है दोनों में एक दूसरे के जैसा, तो इसलिए 9 का सीधे सीधे 4 में गुणा करना पड़ेगा और उत्तर आ जाएगा हमारा कितना, 36 है ना। कितना आ जाएगा, 36। आप करके भी देख सकते हैं वैसे। 9 और 4 लिखेंगे तो फिर 4 एकम 4 हो जाएगा और 9 एकम 9 हो जाएगा, कोई भी गुणनखंड नहीं आएगा है ना एक दूसरे से। तो इसलिए 9 और 4 का लघुत्तम समापवर्त जो है 36 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे ये हो गया। फिर अब वो जो हमसे कहा है ना ये बात का हिस्सा कि सामान्य गुण का अवलोकन कीजिए, तो वो सब भी हम देखेंगे। तो 9 गुणा 4 को किस तरह से लिख देंगे, इस तरह से थोड़ा सा यहाँ पे उसको डिस्क्राइब करके हम चाहें तो लिख देंगे कि 2 गुणा 2 4 को लिख दिया और 9 को लिख दिया 3 गुणा 3, इस तरह से। तो आ गया हमारा क्या, 36। ये इसके बाद में बी वाला क्या है, 12 और 5। तो और कुछ भी नहीं करना, ये लिखना है 12 और
5 का लघुत्तम समापवर्ती। तो क्या होगा बताइए। फिर वही स्थिति बन गई यहाँ पे भी, है ना, कि कोई भी एक दूसरे का इसमें कॉमन फैक्टर है ही नहीं, है ना। गुणनखंड उभयनिष्ठ तो कोई भी नहीं है, तो सीधे सीधे क्या करना कर पड़ेगा, 2 गुणा 2 गुणा 3, 4 तिया 12 हो गया, फिर गुणा 5 कर देना पड़ेगा। तो उत्तर आ जाएगा हमारा क्या, 12 पंचे 60, ये इसका हो जाएगा, इसका 36 है। इसके बाद में सी वाला क्या दिया हुआ है, 6 और 5, ये भी ऐसी ही स्थिति है, 6 और 5 का लघुत्तम समापवर्ती। कैसे निकालेंगे, 2 गुणा 3 6 हो गया, गुणा 5 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 6 पंचे 30 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों के हो गए। डी वाला कितना दिया है बताइए, 15 और 4 दिया है, 15 और 4 दिया है। यहाँ पे भी वही स्थिति बनेगी, आपको पता है, 15 और 4 का लघुत्तम समापवर्ती क्या होगा बताइए। 15 गुणा 4 ही करना पड़ेगा, तो 3 गुणा 5 कर देंगे, गुणा 2 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 15 चौके 60, ये हो गया। ठीक है, अब जो प्रश्न का अगला हिस्सा था उसका उत्तर दे देते हैं एक एक करके बड़ी सरलता से। सबसे पहला हिस्सा क्या है, प्राप्त लघुत्तम समापवर्त में एक सामान्य गुण का अवलोकन कीजिए। और क्या लघुत्तम समापवर्त प्रत्येक स्थिति में दोनों संख्याओं का गुणनफल है, ये बताना है। और फिर ये बताना है कि क्या हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक सदैव 3 का एक गुणज होता है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे उत्तर लिख देता हूँ, आप समझ ही जाएंगे कि लघुत्तम समापवर्त जो होता है ना, जो हम निकालते हैं प्रत्येक स्थिति में, ध्यान से सुनिएगा, प्रत्येक स्थिति में लघुत्तम समापवर्त की बात कर रहा हूँ, दोनों संख्याओं का क्या है, दोनों संख्याओं का क्या होता है, गुणनफल है। क्या मैंने सही कहा, लघुत्तम समापवर्त प्रत्येक स्थिति में दोनों संख्याओं का क्या है, गुणनफल है। दूसरी बात जो है वो ये है कि दो संख्याओं, एक मिनट, अक्षर बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ा रहे हैं, हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य सदैव क्या होगा, 3 का एक गुणज है। इस स्थिति में ये हो गया हमारा अंतिम उत्तर। स्पष्ट है। इसके बाद में अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 11 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 11, हमारे सामने दिया हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए जिनमें एक संख्या दूसरी संख्या का एक गुणनखंड है। अब हमें इनका लघुत्तम समापवर्त बताना है जिसमें एक संख्या दूसरी संख्या का क्या है, गुणनखंड है। तब तो बहुत ही सरल है, जो दूसरी संख्या होगी बड़ी संख्या, वही क्या हो जाएगी, हमारा लघुत्तम समापवर्त हो जाएगी, क्योंकि पहली तो ऑलरेडी उसका गुणनखंड है ही। तो ठीक है, अब हमें कुछ भी नहीं करना है, इसको हल करना है। कैसे करेंगे, लिखेंगे 5 और 20 का लघुत्तम समापवर्त्य। क्या लिखेंगे आप, क्या आएगा बताइए मुझे, आ जाएगा ना, क्या आ जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 5 बराबर 20 है। कैसे, ऐसे निकाला, देखिए ये 5 और ये 20, 5 एकम 5 और 5 चौको 20, फिर 4 1 1, तो उत्तर कितना आ गया, 5 गुणा 4 करने पे 20। ठीक है, 4 को हम 2 गुणा 2 लिख सकते हैं इस तरह से। इसके बाद में बी वाला क्या है, 6 और 18, तो आपको लिखना है 6 और 18 का लघुत्तम समापवर्त। फिर निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 6 और 18, देखिए कैसे निकलेगा, 2 तिया 6, 2 नम 18, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 1 1, 2 गुणा 3 गुणा 3, क्या आ जाएगा, 18। देखिए दूसरी संख्या ही लघुत्तम निकलती चली जा रही है। सी वाला क्या दिया है, 12 और 48, तो लिखेंगे क्या, 12 और 48
का लघुत्तम समापवर्ती क्या होगा बताइए? वही होगा ना 48। तो कैसे लिखेंगे उसको? 2 गुणा 2 गुणा 3, ये हो गया 12 गुणा फिर 2 गुणा 3, इस तरह से। तो ये हो जाएगा क्या? 48। आगे 48। तो ये हो गया हमारा इसका उत्तर। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से कि कैसे करना है हमें। ठीक है, 48। देखिए फिर दूसरी संख्या आ गई। इसके बाद में फिर डी वाला क्या दिया हुआ है? 9 और 45। तो हमें क्या करना है? यहाँ पे लिखना है 9 और 45 का लघुत्तम समापवर्ती क्या हो जाएगा? वही हो जाएगा 3 गुणा 3 गुणा 5, 3 तिया 9, 5 45। तो ये हो गया 45। मैं निकाल के बता देता हूँ आपको। 9 और 45, ये देखिए 3 तिया 9, 45, 3 एकम 3, 45, फिर 5 नम 45, फिर 3, 1 मिनट, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, सॉरी। अब करते हैं, देखिए 9 और 45। तो 3 तिया 9 और ये 15 बार पढ़ेंगे, फिर 3 एकम 3, ये 5 बार पढ़ेंगे, फिर 5 1 और ये 1 बार पढ़ेंगे। ठीक है, तो 3 गुणा 3 गुणा 5, इस तरह से हो जाएगा 45। ये भी दूसरी संख्या आ गई फिर से। तो अब हमें बड़ी संख्या, तो अब हमें क्या लिखना है? उत्तर जो हमसे पूछा गया था प्रश्न में। देखिए मैं आपको बताता हूँ क्या पूछा गया था। प्राप्त परिणामों में आप क्या देखते हैं? तो क्या देखा हमने वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। ये लिख सकते हैं आप कि उपरोक्त सभी परिणामों से यह निष्कर्ष यानी रिजल्ट, यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि, क्या लिखेंगे? यदि एक संख्या दूसरी का गुणनखंड है तो बड़ी संख्या ही क्या होगी बताइए? दोनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती होती है। इस तरह से ये हो जाएगा आपका अंतिम उत्तर। ठीक है, इसके बाद में कुछ प्रश्न है क्या? नहीं है इस प्रश्नावली में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से प्रश्नावली समझ में आई होगी। आप ज़रूर इस वीडियो के लिंक को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों, साथियों, मित्रों, सहपाठियों, परिजनों के साथ, ताकि वे लोग भी देख पाएँ इस वीडियो को और समझ पाएँ इस जानकारी को। बाकी मेरी फिर आपसे जल्दी मुलाकात होगी अगली नई जानकारी के साथ, अगले नए वीडियो में। और तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।